नमस्कार बच्चों, मेरा नाम जया तिवारी है और आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय क्रिया का अध्ययन करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। बच्चों, कई कंपटीशन की परीक्षाओं में भी क्रिया पर हमें 1 या 2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं और इस वीडियो में मैंने क्रिया के केवल महत्वपूर्ण रूपों पर ही चर्चा की है, क्योंकि अधिकतर जो छोटी कक्षाएं होती हैं उसमें केवल कर्म के आधार पर ही क्रिया के भेदों को अधिकतर बताया जाता है। अतः मेरी दूसरी वीडियो जो होगी क्रिया पर, उसमें मैं कर्म के आधार पर तथा रचना के आधार पर भेदों की संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम क्रिया के अर्थ तथा परिभाषा को जान लेते हैं। तो बच्चों, क्रिया का अर्थ होता है काम या कार्य, जिसे आप इंग्लिश में वर्क भी कहते हैं। क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, पढ़ना, खेलना, खाना, सोना आदि। जब हम कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में ये पढ़ रहे हैं यह एक क्रिया है। वह खेल रहा है, तो खेल रहा है क्रिया है। तो बच्चों, क्रिया के साथ ही कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अन्य शब्द हैं जिन्हें हमें समझना आवश्यक है, जिसमें पहला शब्द है धातु, दूसरा शब्द है कर्ता तथा तीसरा शब्द है कर्म। तो बच्चों, सबसे पहले हम धातु के बारे में जानते हैं। किसी भी क्रिया शब्द का मूल रूप जो होता है, बेसिक वर्ड जो होता है, उसे ही हम कहते हैं धातु। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया, पढ़ना, खेलना, खाना, सोना आदि क्रिया का रूप है, क्रिया है। तो पढ़ना जो शब्द है, इसमें पढ़ जो है यह क्या है, धातु है। इसी तरह खेलना शब्द में खेल एक धातु है, जिसे हम मूल रूप कहते हैं। खाना में खा तथा सोना में सो एक धातु रूप है या मूल रूप है। इन्हीं धातुओं में अगर हम प्रत्यय लगा देते हैं उसमें, तो वह क्या बन जाता है, सामान्य क्रिया का एक रूप बन जाता है, क्रिया बन जाती है। जैसे पढ़ धातु में अगर हम ना प्रत्यय लगा देते हैं तो वह पढ़ना बन जाता है, जो कि एक सामान्य क्रिया है। आपको पता ही है, प्रत्यय का अर्थ होता है किसी भी शब्द के अंत में लगने वाला वर्ण, या एक वर्ण कभी होते हैं, कभी कभी 2 वर्ण भी होते हैं। बच्चों, अब हम जो दूसरा शब्द है कर्ता, उसके बारे में जान लेते हैं। तो क्रिया किसी कार्य के करने को या होने को दर्शाती है। तो क्रिया को जो करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में सब्जेक्ट भी कहते हैं। आगे हम इसे और अच्छी तरह उदाहरण द्वारा समझेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं कि तीसरा जो शब्द कर्म है, जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, हम देख लेते हैं उसके बारे में। वाक्य में क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है, उसे हम कर्म कहते हैं। मतलब जब कोई भी कार्य होता है तो उस क्रिया, जो क्रिया हो रही है, उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वही कर्म कहलाता है। उदाहरण द्वारा हम इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे नेहा दूध पी रही है, इसमें नेहा जो है वो कर्ता है, सब्जेक्ट है। दूध जो है वह कर्म है और पी रही है यह एक क्रिया है। यहाँ पर पी रही है, इस क्रिया का सीधा असर दूध पर पड़ रहा है और दूध जो है कर्म है। तो बच्चों, जब हम आगे क्रिया के भेद के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें कर्ता, कर्म
और क्रिया तीनों का ज्ञान होना आवश्यक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें समझा दी हैं। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकर्मक क्रिया। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण से हम देखते हैं, प्रणव सो रहा है। यहाँ पर प्रणव जो है कर्ता है, सो रहा है क्रिया है, पर यहाँ पे हमें कोई कर्म दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह जो है बिना कर्म के ये वाक्य है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसी के विपरीत अब हम देखते हैं सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म पाया जाता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, या जिन क्रियाओं को करने पर उसका असर कर्म पर पड़ता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़की पत्र लिख रही है। यहाँ पर लड़की कर्ता है, लिख रही है क्रिया है, तथा इसके अलावा हमें एक शब्द प्राप्त होता है पत्र, जो कर्म है। तो इस वाक्य में कर्म होने के कारण यह एक सकर्मक क्रिया कहलाएगी। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को और अच्छी तरह समझने के लिए मैंने यहाँ पर दोनों में अंतर का एक चार्ट बनाया है, जहाँ पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के अंतर को दर्शाया गया है। इसके साथ ही बच्चों, सकर्मक क्रिया के भेदों को हम जान लेते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला एक कर्मक क्रिया तथा दूसरा द्विकर्मक क्रिया। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि एक कर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसमें केवल एक ही कर्म होता है। उदाहरण से हम इसे और अच्छी तरह समझते हैं। जैसे श्याम रोटी खाता है। यहाँ श्याम कर्ता हो गया, खाता है क्रिया हो गया, और रोटी जो है वो कर्म है। यहाँ पर हमें केवल एक कर्म दिखाई देता है, इसलिए यह एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। दूसरे उदाहरण में हम देख लेते हैं, विपिन किताब पढ़ता है। यहाँ हमें केवल एक कर्म मिलता है जो है किताब, इसलिए यह भी एक कर्मक क्रिया ही कहलाएगी। तो अब हम देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। पहला कर्म सजीव होता है तथा दूसरा कर्म निर्जीव होता है। सजीव का अर्थ है लिविंग थिंग और निर्जीव का अर्थ है नॉन लिविंग थिंग्स। उदाहरण द्वारा हम इसे समझते हैं। मैंने राधा का खाना खा लिया। यहाँ पर मैंने कर्ता है, खा लिया क्रिया है। उसके अतिरिक्त हमें यहाँ पर राधा और खाना दो कर्म मिलते हैं, जिसमें राधा जो है पहला कर्म जो है वो सजीव है अर्थात लिविंग थिंग्स है, तथा खाना जो है दूसरा कर्म वह निर्जीव है अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स। दूसरे उदाहरण में भी हम देख लेते हैं। राम रावण के मुकुट को गिराता है। बच्चों, यहाँ भी हमें दो कर्म मिलते हैं, जिसमें पहला कर्म रावण वो सजीव है तथा दूसरा कर्म मुकुट निर्जीव है। तो इस प्रकार हमने क्रिया को, उसकी परिभाषा को
तथा उनके भेदों को अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया को अच्छी तरह समझा। अकर्मक क्रिया में कोई भेद नहीं होता है, परंतु सकर्मक क्रिया में दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, जिसे हमने बहुत अच्छी तरह से उदाहरण के द्वारा समझ लिया है। उसके साथ ही मैंने कुछ आपके अभ्यास के लिए बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद।